नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल में। दोस्तों आज हम रीट एग्ज़ाम 2025 के लिए और अधिगम से संबंधित अति महत्वपूर्ण और सिद्धांत, उनके प्रमुख मनोवैज्ञानिक, उनके द्वारा दी गई प्रमुख परिभाषाएं, अधिगम वक्र एवं अधिगम संबंधित जितनी भी कठिनाइयां आती है उनसे संबंधित अति महत्वपूर्ण क्लास लेकर आ गए हैं। अगर दोस्तों आप रीट प्री एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपका सपना है रीट प्री एग्ज़ाम को अच्छे अंकों के साथ पास करना, तो पूरा वीडियो आपको अंत तक ज़रूर देखना है। दोस्तों हम इस यूट्यूब चैनल पर आपको और रीट प्री एग्ज़ाम से संबंधित और महत्वपूर्ण जितने भी टॉपिक हैं उनकी सारे टॉपिक्स की तैयारी करवा रहे हैं, जिसी के और दोस्तों श्रृंखला में मैंने इस चैनल पर दोस्तों आपको NCF 2005, NEP 2020 व दोस्तों RTE एक्ट 2009 से संबंधित वीडियो भी प्रोवाइड करवाए हैं। तो इस वीडियो के बाद में आप उनको भी देख सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों हम प्रत्येक प्रश्न के साथ उनके जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट है वो भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं। तो ओवरऑल ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है और आपके और रीट प्री एग्जाम के अंदर और 6 से 7 क्वेश्चन इस वीडियो से आने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जो आज का हमारा पहला प्रश्न है वो है अधिगम यानी लर्निंग क्या है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी, अर्जित व्यवहार। दोस्तों जो लर्निंग होती है वो किसी भी और बच्चे द्वारा अर्जित उसका जो व्यवहार होता है, यानी कि प्रकृति के अंदर जो चीज़ें वो देखता है, विजुलाइज करता है और उनको ही वो अडॉप्ट करता है, आत्मसात करता है, इसी प्रक्रिया को हम अधिगम कहते हैं। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है अधिगम का कौन सा प्रकार प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी, अनुभविक प्रकार। दोस्तों जो अधिगम का जो अनुभविक प्रकार है वो प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित होता है दोस्तों। और क्रो एंड क्रो द्वारा ये परिभाषा भी दी गई है कि जो अधिगम होता है वह हमारे और जो अनुभव होते हैं और जो प्रकृति के अंदर जो आसपास के वातावरण के अंदर हम देखते हैं उन चीज़ों पर ही आधारित और होता है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है सीखने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विकल्प डी। दोस्तों जितने भी ये तरीके दिए गए हैं जिसमें सुनकर, देखकर और कर, इन तीनों तरीकों से ही और हम किसी भी चीज़ को सीख सकते हैं। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है सीखने का पहला चरण कौन सा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प डी, प्रेरणा। दोस्तों किसी भी चीज़ को सीखने के लिए हमारे अंदर सबसे पहले और उस चीज़ के प्रति और प्रेरणा का होना अति आवश्यकता है। यही दोस्तों और थर्नडाइन ने अपने सिद्धांत तत्परता के नियम में भी बताया है, यानी कि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए प्रेरणा का अंदर यानी कि हमारा जो इंटरेस्ट है उसका होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को अभी सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों मैं इस वीडियो के अंदर और जितने भी आपके मनोवैज्ञानिक हैं उनके जितने भी प्रमुख सिद्धांत बनते हैं जिनसे आपके और रीट प्री एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे जाने हैं उन सभी को और इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं। तो ओवरऑल ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है अधिगम किस पर निर्भर करता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प डी, उपयुक्त सभी पर। दोस्तों अधिगम की जो प्रक्रिया है वो और किस शिक्षण विधि से अधिगम सिखाया जा रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। और जो शिक्षार्थी होता है जो यानी अधिगम के अंदर जो सीखने वाला होता है उसके इंटरेस्ट यानी उसकी रुचि पर भी निर्भर करता है। और अधिगम सीखने के लिए कितनी बार वो प्रयास करता है उस चीज़ पर भी निर्भर करता है। यानी कि जो अधिगम की प्रक्रिया है वो शिक्षण की विधि, शिक्षार्थी की रुचि और अभ्यास तीनों चीज़ों पर और निर्भर करती है। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है सीखना एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है, किसने कहा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए, जॉन ड्यूक। दोस्तों जॉन ड्यूक द्वारा और यह स्टेटमेंट दिया गया है कि जो लर्निंग होती है यह लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, यानी कि पूरे जीवन चलने वाली एक प्रक्रिया है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है सीखने की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी, व्यवहार में परिवर्तन लाना। दोस्तों जो सीखने की प्रक्रिया होती है इसका जो प्रमुख उद्देश्य वो है मनुष्य के व्यवहार के अंदर परिवर्तन लाना। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है
अधिगम की दर पर कौन सा कारक प्रभाव डालता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प डी, उपयुक्त सभी। दोस्तों जो अधिगम की दर है उस पर मानसिक स्थिति, सामाजिक परिवेश, रुचि एवं अभिप्रेरणा, ये जितनी भी चीज़ें दे रखी है दोस्तों, इन सभी का और प्रभाव अधिगम की सीखने की जो प्रक्रिया होती है उस पर पड़ता है। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, सीखने का कौन सा नियम प्रयास एवं और त्रुटि का सिद्धांत से संबंधित है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प डी, उपयुक्त सभी। दोस्तों जो सीखने का और जो त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत जो कि थर्नडाइक के द्वारा दिया गया था उसके अंदर, और ये तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ये तीनों ही और दिए गए थे। दोस्तों इन नियमों के अंदर, तत्परता के नियम के अंदर बताया गया है कि अधिगम में, सीखने की प्रक्रिया में और हमारे अंदर प्रेरणा का होना अति आवश्यक है, तभी हम उस चीज़ को सीख पाएंगे। और दोस्तों अभ्यास के नियम में और बार बार अभ्यास करके सीखने पर बल दिया गया है। वहीं दोस्तों प्रभाव के नियम के अंदर यह बता गया है कि अगर किसी भी अधिगम प्रक्रिया में हमें सकारात्मक परिणाम मिलते हैं तो अधिगम करने की जो दर है वो बढ़ जाती है। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है और मेरे द्वारा बताए गए फैक्ट आपको हेल्पफुल लग रहे हैं तो प्लीज़ और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, सीखना उस प्रक्रिया का परिणाम है जिसमें व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आता है, यह कथन किसने कहा है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी, क्रो एंड क्रो। दोस्तों क्रो ने अपनी और सीखने यानी कि जो अधिगम की परिभाषा दी है उसके अंदर यह बताया है कि सीखना उस प्रक्रिया का परिणाम है जिसमें और हमारे व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आता है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, प्रभाव का नियम किस मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी, विकल्प सी, थर्नडाइक। दोस्तों थर्नडाइक के द्वारा और प्रभाव का नियम प्रतिपादित किया गया। दोस्तों थर्नडाइक द्वारा और अभ्यास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया गया था, उसी के अंदर यह है प्रभाव का नियम और प्रतिपादित किया गया। दोस्तों इस नियम में बताया गया है कि अगर हमें दोस्तों किसी भी और अधिगम की प्रक्रिया में, सीखने की जो प्रक्रिया होती है उसमें अगर आपको परिणाम सकारात्मक मिलते हैं तो जो अधिगम की जो दर है वो एकाएक बढ़ जाती है। यानी कि दोस्तों सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव का अधिगम की प्रक्रिया में और एक बहुत बड़ा महत्व होता है। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, ऑपरेटेंट कंडीशनिंग सिद्धांत किसने और दिया? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी, स्किनर। दोस्तों स्किनर के द्वारा और जो ऑपरेटेंड और कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। दोस्तों इस सिद्धांत के अनुसार और बताया गया कि किसी भी और अभिप्रेरणा यानी कि क्रिया को बार बार दोहराया जाता है तो उस बार बार दोहराए जाने से और किसी भी और हम भाषा को अथवा किसी भी और उद्दीपन को सीख सकते हैं यानी कि प्राप्त कर सकते हैं। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, संकेत अधिगम सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प बी, टॉलमैन। दोस्तों टॉलमैन के द्वारा और संकेत अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। दोस्तों इन्होंने और जो हमारे उद्दीपन होते हैं उन्हें एक संकेत के रूप में और माना है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, अधिगम का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए, वाइगोस्की। दोस्तों अधिगम का जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है वो वाइगोस्की के द्वारा और प्रतिपादित किया गया था। दोस्तों इस सिद्धांत के अंदर और वाइगोस्की ने बताया है कि जो अधिगम की प्रक्रिया है वो सामाजिक प्रक्रिया है, यानी कि दोस्तों समाज में रहकर ही कोई व्यक्ति और अंतःक्रिया कर ही सीख सकता है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, अधिगम में अनुकरण की भूमिका किसने बताई? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प ए, बांडुरा। दोस्तों बांडुरा के अनुसार और जो अधिगम है उसके अंदर और
जो अनुकरण होती है यानी दोस्तों इमिटेशन करने का सबसे बड़ा महत्व और बांडुरा के द्वारा और माना गया है, यानी कि अधिगम की प्रक्रिया और इमिटेशन द्वारा सीखी जा सकती है, यानी कि कोई भी चीज़ सीखने के लिए हमें उस चीज़ का अनुकरण करना अति आवश्यक है। यह और सिद्धांत बांडुरा के द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है अधिगम का गेस्टाल्ट सिद्धांत किससे संबंधित है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है और विकल्प ए संज्ञानात्मक अधिगम। दोस्तों जो अधिगम का गेस्टाल्ट सिद्धांत है वो संज्ञानात्मक अधिगम से संबंधित है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है थॉर्नडाइक ने किस नियम के अनुसार अधिगम की प्रभावशीलता को बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए तत्परता का नियम। दोस्तों थॉर्नडाइक ने और तत्परता के नियम में यह बात कही है कि अगर हम किसी भी चीज़ के अंदर अपना इंटरेस्ट यानी कि जो अभिप्रेरणा है उसको डेवलप कर ले तो उसकी जो प्रभावशीलता है वो बढ़ाई जा सकती है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है शिक्षक को बच्चों के पास जाकर पढ़ाना चाहिए न कि बच्चों को शिक्षक के पास आना चाहिए, यह विचार किसका है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प सी वाइगोस्की। दोस्तों वाइगोस्की ने कहा था कि शिक्षक को और बच्चों के पास आना चाहिए, ना कि बच्चों को और शिक्षक के पास जाना चाहिए। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न वो है अधिगम के कौन से सिद्धांत में सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रतिफल की अवधारणा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी ऑपरेट एंड कंडीशनिंग सिद्धांत। दोस्तों जो अधिगम का और ऑपरेट एंड कंडीशनिंग सिद्धांत है उसमें और सकारात्मकता एवं नकारात्मकता की बात कही गई है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है न्यूनतम प्रयास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प सी थॉर्नडाइक। दोस्तों थॉर्नडाइक के द्वारा न्यूनतम प्रयास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। दोस्तों थॉर्नडाइक ने और त्रुटि एवं प्रयास के नियम के अंदर 3 अपने सिद्धांत दिए जिसमें तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम एवं प्रयास का नियम प्रमुख हैं। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है समस्या समाधान सीखने की कौन सी विधि पर आधारित है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है किस मनोवैज्ञानिक ने अनुभूति पर आधारित सीखने का सिद्धांत दिया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी कोहलर। दोस्तों कोहलर के ने और अनुभूति यानी कि दोस्तों इनसाइड लर्निंग का सिद्धांत दिया था। दोस्तों इन्होंने बताया था कि हम किसी भी ऐसी समस्या को जब देखते हैं तो हमारे अंदर एक अंतर्दृष्टि पैदा होती है और उसके द्वारा हम उस समस्या का समाधान ढूंढते हैं। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है बुद्धिमत्ता की वृद्धि के लिए पर्यावरण अधिक उत्तरदायी होता है, यह कथन किसका है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प सी वाइगोस्की। दोस्तों वाइगोस्की द्वारा और ये कहा गया था कि बुद्धिमत्ता की वृद्धि के लिए और पर्यावरण अधिक उत्तरदायी होता है, यानी कि दोस्तों अगर आपको अपनी बुद्धि का अधिक विकास करना है उसके लिए आपका पर्यावरण जो आसपास का वातावरण है वो बहुत आवश्यक होता है। तो दोस्तों विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है सीखने के व्यवहारवादी सिद्धांत का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी
व्यवहार में परिवर्तन लाना। दोस्तों जो सीखने का व्यवहारवादी सिद्धांत है उसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो दोस्तों और किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाना है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है सीखने के लिए प्रेरणा आवश्यक होती है, यह किस नियम से संबंधित है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है और विकल्प बी तत्परता का नियम। दोस्तों किसी भी चीज़ को सीखने के लिए और प्रेरणा का होना अति आवश्यक है। दोस्तों यह और थांडाइक का जो तत्परता का नियम है उसके अंदर और यह बात कही गई है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है पूर्व ज्ञान नए अधिगम को प्रभावित करता है, यह किस अवधारणा से संबंधित है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प ए अधिगम अंतरण। दोस्तों अधिगम अंतरण प्रक्रिया के अनुसार और हमारे अंदर जो हमारे स्कीमा के अंदर पूर्व ज्ञान होता है वह नवीन ज्ञान को अर्जित करने में और हमारी और सहायता करता है, यानी कि उस चीज़ को प्रभावित करता है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है अनुभव से सीखने की अवधारणा किस सिद्धांत पर आधारित है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प सी अनुभववादी सिद्धांत। दोस्तों अनुभव से और जो सीखने की अवधारणा है वो और अनुभववादी सिद्धांत पर आधारित है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है जब कोई विद्यार्थी गलतियों से सीखता है तो इसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प ए परीक्षण एवं त्रुटि। दोस्तों थांडाइक ने परीक्षण एवं त्रुटि यानी या परीक्षण एवं प्रयास का जो नियम है, अभ्यास का नियम वो प्रतिपादित किया था। यानी कि दोस्तों कोई भी चीज़ को हम सीखने के लिए और सबसे पहले हम उस चीज़ को करते हैं, यानी कि बार बार अभिप्रेरणा करते हैं और तभी उस चीज़ और उस अभिप्रेरणा के अंदर हमसे अनेक त्रुटियां होती है, उसके बाद में हम उस चीज़ को सीख जाते हैं। तो दोस्तों किसी भी गलतियों से सीखने का जो सिद्धांत है वो हमें परीक्षण एवं त्रुटि के सिद्धांत के अंदर देखने को मिलता है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है अधिगम में सुदृढ़ीकरण की भूमिका किस सिद्धांत में दी गई है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी व्यवहारवादी अधिगम। दोस्तों व्यवहारवादी अधिगम के अंदर और अधिगम में और सुदृढ़ीकरण की जो भूमिका है वो बताई गई है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है सकारात्मक पुनर्वलन का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प सी सही व्यवहार को बढ़ावा देना। दोस्तों सकारात्मक जो पुनर्वलन होता है उसका जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो और सही और जो व्यवहार है उसको बढ़ावा देना होता है। दोस्तों इस प्रकार हमने और अधिगम से संबंधित अति महत्वपूर्ण और 30 प्रश्न डिस्कस किए जो कि दोस्तों आपके रीट प्री एग्जाम के लिए अति आवश्यक है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने जितने भी अधिगम के प्रमुख सिद्धांत थे, उनकी प्रमुख परिभाषाएं थी, उनसे संबंधित प्रश्नों को डिस्कस किया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो ऐसी ही और रीट प्री एग्जाम से संबंधित रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आज ही हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।